हेलो दोस्तों, वेलकम टू द बज़ द ब्रेव मांगा। आज हम ग्लोबल फ्रीज का नया चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं जो मैंने आपके लिए इंग्लिश में रिवराइट किया है। पूरा विजुअल्स और एडिट्स मैंने खुद बनाया है ताकि एक्सपीरियंस स्मूथ रहे। ओरिजिनल मांगा को ऑफिशियल सोर्स से सपोर्ट जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। चैप्टर 2625 एडम 1। फ्रीमैन थोड़ा चिंतित था, ये जानकर कि स्काई टावर का स्थानिक क्षेत्र, स्पेशल एरिया, ऐसा मुर्दा शहर है। उसे डर लगने लगा। नस्की, क्या इसका मतलब यह है कि वो अब सच में मौजूद नहीं है? झंग, तुम क्या करने की योजना बना रहे हो? जमीन को मापना, मेजर द लैंड। झंगी का जवाब बहुत सीधा था। फ्रीमैन ने पलकें झपकाई। स्क्रीन पर कुछ लोगों को समझ नहीं आया कि झंगी का क्या मतलब था, लेकिन वो जल्द ही समझ गया। झंगी ने लू केरन को आदेश दिया कि वो प्रोसेस टाइप यांत्रिक जीवन रूपों, मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स के एक समूह का नेतृत्व करे और इस दुनिया के सबसे बाहरी इलाकों की सफाई, स्वीप करे। बेशक वो खुद भी खाली नहीं बैठा था। वो और लाइंग युए और अन्य लोग हर तरह की खुफिया जानकारी जुटा रहे थे। भले ही उसे इस जगह से और कुछ न मिले, लेकिन उसका इरादा पूरे शहर को अपने साथ ले जाने का नहीं था। ये इमारतें इतनी मजबूत हैं कि बिस्प लेवल के इनह्यूमंस के हमले को झेल सकें। उन्हें वापस ले जाओ और तियनहाई सिटी की इमारतों को बदल दो। ये निश्चित रूप से एक विश्व स्तरीय शहर बना देगा। झंगी, जो पहले एक वेयरहाउस मैनेजर था, उसमें बचत करने की बहुत गहरी भावना है और वो बचत करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ेगा। ये पूरी तरह से की गई खोज इसलिए भी है ताकि उनसे कोई महत्वपूर्ण जानकारी छूट न जाए। फ्रीमैन ने अविश्वास से उस समूह को देखा जो टिड्डियों के झुंड की तरह थे और सच में शहर को उसके बाहरी किनारों से ही निगलने लगे थे। टाइनटोंग टावर क्षेत्र का क्षेत्रफल लगभग 5 तियनहाई शहरों के बराबर है। इसलिए लू केरन ने हर तरह की चीजों का अध्ययन करना शुरू कर दिया। इमारतें, जमीन, पार्क, स्ट्रीट लाइट, सर्किट। वो किसी भी ऐसी चीज को नजरअंदाज नहीं करेगी जो सैंडस्लेयर सभ्यता की एक उन्नत तकनीक थी। यहां तक कि सार्वजनिक शौचालयों के वॉश बेसिन को भी नहीं। हर आविष्कार एक सभ्यता की बुद्धिमत्ता का क्रिस्टलीकरण, क्रिस्टलाइजेशन होता है। दूसरी ओर झंगी ने जीवित प्राणियों की खोज के लिए एक समूह का नेतृत्व किया, यहां तक कि यांत्रिक प्राणियों की भी। हालांकि कुछ भी हासिल नहीं हुआ। हालांकि उन्होंने शहर में इंसानों के रहने के निशान देखे। सफेद ऊंची इमारतों की कतारों के बीच उन्होंने विशाल और उज्जवल घर और एक संपूर्ण उत्तरजीविता प्रणाली, सर्वाइवल सिस्टम देखी। इसमें वेंटिलेशन, हीटिंग और ह्यूमिडिटी कंट्रोल है। ये एक ऐसी जगह है जहां आप तुरंत रहने जा सकते हैं, लेकिन वहां कोई नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे अचानक शहर के सभी लोगों को दूसरी दुनिया में भेज दिया गया हो। यह बहुत ही अजीब है, बहुत ही अजीब। समय बीतता गया और पलक झपकते ही एक पूरा महीना बीत गया। झंगी और उनकी टीम ने धीरे धीरे आधे शहर पर कब्जा कर लिया है, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं मिला है। हर दिन झंगी शहर के केंद्र में स्थित ऊंची मीनार को घूरता रहता था। उसने सोचा कि शायद पूरे शहर की उनकी लूटपाट से उस मीनार में मौजूद किसी व्यक्ति का ध्यान आकर्षित होगा, जो फिर उन्हें निशाना बनाएगा। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से वहां कुछ भी नहीं था। शायद हमें वहां जाकर देखना चाहिए, झंगी बुदबुदाया। लू केरन चलकर आई। उसने इस दौरान बहुत कुछ हासिल किया था और कई दिनों से आराम नहीं किया था। उसकी आंखों के नीचे पांडा जैसे काले घेरे थे। काले घेरों के साथ उसने झंगी से कहा, भाई, हमें इस जगह पर कोई हाई एनर्जी रिएक्शन नहीं मिला। नहीं, हमें बहुत सारी दुर्लभ सामग्रियां मिली। झंगी ने उसे आश्चर्य से देखा, फिर सोच समझकर टाइनटोंग टावर की ओर देखा। तो क्या पूरे मंगल ग्रह को खोखला कर दिया गया है ना? मंगल ग्रह पर केवल लौ अयस्क, आयरन ओरे और इसी तरह के खनिजों की नसें हैं जो बहुत कीमती नहीं है।
उन्होंने दूसरी दुनिया में भी कुछ नहीं पाया। झंगी को विश्वास नहीं था कि मंगल ग्रह वास्तव में इतना बंजर था, अन्यथा इतनी शानदार सभ्यता कैसे पैदा हो सकती थी। वो केवल एक संभावना के बारे में सोच सकता था, एक अतिशक्तिशाली सभ्यता जो सभी संसाधनों को एक साथ इकट्ठा कर लेगी। हर चीज का जवाब टावर ऑफ हेवन के अंदर हो सकता है। बेशक सबसे बुरा परिदृश्य भी है। मंगल के संसाधनों को उन लोगों द्वारा लूट लिया गया और ले जाया गया जो यहां पहले आए थे। लेकिन चूंकि वो पहले से ही वहां था, झंगी ने महसूस किया कि उसे शांति महसूस करने के लिए उस जगह को जाकर देखना होगा। इसलिए इस दिन उन्होंने सभी से शहर को निगलना बंद करने के लिए कहा और उन्हें टावर ऑफ हेवन की ओर चलने को कहा। वो मीनार, लू केरन ने अपने होंठ सिकोड़े। हमारे खोजी उपकरण, डिटेक्शन इंस्ट्रूमेंट्स बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। वे इससे किसी भी ऊर्जा के रिसाव, एनर्जी लीकेज का पता नहीं लगा पा रहे हैं। जब तक आप ये समझते हैं कि स्थानिक क्षमताओं, स्पेशल एबिलिटीज का उपयोग कैसे करना है, तब तक आप ऊर्जा के उतार चढ़ाव को रोक सकते हैं और संकेतों को प्रसारित होने से रोक सकते हैं। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। झंगी सभी को टाइनटोंग टावर के बाहर ले गया। जब वे करीब पहुंचते हैं तभी वे इसकी भव्यता और भव्यता को महसूस कर सकते हैं। ये मीनार से ज्यादा एक पहाड़ जैसा है, बस ये इतना ऊंचा है कि बहुत पतला लगता है। वास्तव में इसका व्यास, डायामीटर 5 किलोमीटर से कम नहीं है। पूरी मीनार एक ही संरचना, सिंगल स्ट्रक्चर प्रतीत होती है और इसका प्रवेश द्वार कहीं नहीं मिल सकता। झंगी इसके सामने कई किलोमीटर दूर खड़ा था, फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे वो ठीक उसके पैरों के नीचे हो। उसने सबको परछाइयों में छिपा कर रखा और केवल लिंग को बाहर ले गया। फिर दूर से उसने टाइनटोंग टावर की ओर अपना हाथ उठाया और धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली। दुनिया अंधेरी हो गई, लेकिन उसकी स्थान, स्पेस की समझ और भी तेज हो गई। स्पेस की शक्ति उमड़ी और उसने अपने सामने की बाधा को सीधे पार करने और हेवनली टावर के आंतरिक भाग में प्रवेश करने की कोशिश की। जैसे झील में पानी की एक बूंद गिरने से लहरें उठती हैं और फिर टाइनटोंग टावर को छूने से स्पेस में एक तीव्र प्रतिक्रिया होती है। टाइनटोंग टावर के अंदर, टाइनटोंग टावर के केंद्र, कोर में गुंबद धीरे धीरे घूमता हुआ एक तारा मानचित्र, स्टार मैप है। दीवारें एक देवता की पसलियों की तरह खामोश है और अनगिनत ऊर्जा पैटर्न नसों की तरह बहते हैं। पूरा स्थान इतना शांत है कि केवल E3 धातु की हड्डियों का धीमा प्रवाह सुना जा सकता है। आसमान के नीचे, बहुत ऊपर, एक लंबी छरहरी आकृति एक लटके हुए प्लेटफॉर्म के किनारे पर आलस से बैठी थी। उसने लंबे, चिकनी रेखाओं वाला एक सादा सफेद युद्ध सूट पहना था, जिसका घेरा हवा में लटका हुआ था, जैसे एक हल्का सा हिलना पूरी दुनिया को साफ कर सकता हो। उसके लंबे, चांदी जैसे सफेद बाल उसके कंधों से उसके टखनों के नीचे तक गिर रहे थे, जो ठंडी रोशनी में धीरे से चमक रहे थे, जैसे चांदनी में भीगा हुआ पानी। उसका चेहरा इतना सुंदर था कि वह लगभग अमानवीय, इनह्यूमन लग रहा था। उसकी विशेषताएं उत्कृष्ट थी, लेकिन उसके पास कोई फालतू भाव नहीं थे। केवल उसकी आंखों में थकान और अलगाव की एक बहुत ही हल्की परत थी। इस दुनिया में स्वाभाविक रूप से पैदा हुए इंसान नहीं है, क्योंकि निर्माता ने इंसानों को बेतरतीब ढंग से बनाया है और उनमें हमेशा कमियां होंगी, जो बहुत पूर्ण रूप से मौजूद है। जैसे लिंग, जैसे चंद्रमा जाति की सिल्वर मून क्वींस जिनसे झंगी एक बार मिले थे, वे सभी मनुष्यों में उत्कृष्ट व्यक्ति हैं। टावर ऑफ हेवन में इस मानवतुल्य जीव का नाम एडम है। इस समय एडम ने अपना सिर झुकाया और ध्यान से दृश्य की जांच की। एक उदास आसमान के नीचे, शहर के खंडहरों के ऊपर एक धूसर यांत्रिक जीवन रूप पड़ा है। इसकी निर्माण प्रक्रिया खराब नहीं लगती है, लेकिन सतह बहुत खुरदरी है, जैसे एक प्रायोगिक उत्पाद जहां केवल कोर बनाया गया हो और त्वचा अभी तक नहीं जोड़ी गई हो। इस क्षण
ये अच्छी स्थिति में था। इसका बाहरी खोल झुलसा हुआ और फटा हुआ था। इसके सीने की गुहा, चेस्ट कैविटी के तार खुले हुए थे। करंट अनियमित रूप से उतार चढ़ाव कर रहा था, कभी तेज और कभी धीमा, और इसका शरीर लगातार कांप रहा था, मानो इसके जीवन के संकेत गायब होने वाले हों। तभी पास ही से एक और यांत्रिक जीवन रूप कदम दर कदम चलकर आया। चैप्टर 2626, एडम 2। उसने दूर से काले ऊर्जा तरल, एनर्जी लिक्विड की एक बाल्टी घसीटी। उसके कदम भारी और सावधान थे। उसने धातु की बाल्टी को कसकर पकड़ रखा था, इस डर से कि कहीं एक बूंद भी न छलक जाए। वो अपने साथी के पास घुटनों के बल बैठ गया और सावधानी से ऊर्जा तरल नीचे डाला। दरारों के माध्यम से साफ नीली ऊर्जा अंदर समा गई, जिससे झुलसी हुई सीने की गुहा, चेस्ट कैविटी भर गई। रोशनी की चिंगारियां फूटीं, लेकिन जल्दी ही गायब हो गई। जमीन पर पड़े यांत्रिक जीवन रूप, मैकेनिकल लाइफ फॉर्म ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। दवा खिलाने वाला यांत्रिक जीवन रूप एक पल के लिए रुक गया, जैसे प्रोग्राम के बाहर अचानक कोई खालीपन आ गया हो। उसने फिर से आउटपुट पावर की जांच की, फिर से ऊर्जा एकाग्रता, एनर्जी कॉन्सेंट्रेशन की पुष्टि की और प्रक्रिया की एक बार फिर समीक्षा की। फिर उसने अपनी यांत्रिक उंगलियां अपने साथी के धातु के गाल पर रखीं और उसे धीरे से धकेला। ये ठीक क्यों नहीं हो रहा है? बोलने वाले का आउटपुट क्षण भर के लिए विकृत, डिस्टॉर्टेड हो गया। करंट में थोड़ी कर्कश आवाज थी। तुम्हें क्या हुआ? जल्दी ठीक हो जाओ। वो नुकसान, लॉस का अर्थ नहीं समझता, केवल इतना जानता है कि मेमोरी बैंक में यह दर्ज था। ये नंबर उसका पार्टनर है। यदि आपका पार्टनर क्षतिग्रस्त है, तो आपको उन्हें ठीक करना चाहिए। उन्हें ठीक करने के बाद आपको गश्त, पेट्रोलिंग जारी रखनी चाहिए, टुकड़ों को एक साथ इकट्ठा करना जारी रखना चाहिए और इस खाली दुनिया में एक दूसरे का साथ देना जारी रखना चाहिए। फिर वह गया और ऊर्जा तरल की दूसरी बाल्टी ले आया। उसे फिर से सींचा। ऊपर दी गई कोशिश अभी भी बेअसर रही। बोलने वाला फिर से बीप की आवाज किया, इस बार पहले से भी धीमी। जल्दी करो, ठीक हो जाओ। एक ऊंचे स्थान से इस दृश्य को देख रहे एडम ने अपनी उंगलियों से अपनी कुर्सी के आर्मरेस्ट को हल्के से थपथपाया, जिससे एक बहुत ही हल्की लयबद्ध आवाज निकली, जो यांत्रिक जीवन रूप की विकृत चीखों के साथ मिल गई, जैसे कोई मजाकिया हंसी या किसी विलाप की प्रस्तावना। उसने थोड़ा माथा सिकोड़ा। उसकी आंखों की दिलचस्पी धीरे धीरे कम होने लगी। केवल एक शांत जांच रह गई। हालांकि ये मशीनों को बुद्धिमत्ता दे सकता है। उसकी आवाज ऊपरी स्थान में गूंजी, फीकी लेकिन स्पष्ट। ये अंततः केवल मनुष्यों का अनुकरण, सिमुलेशन कर रहा है, जिसे हम भावनाएं कहते हैं। वे दिए गए मापदंडों के तहत पुनरावृत्त विद्युत संकेतों, आइटरेटिव इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के अलावा और कुछ नहीं है। लाइट स्क्रीन में मशीन अभी भी अपने साथियों को जगाने की व्यर्थ कोशिश कर रही थी और ये देखने की कोशिश कर रही थी कि ऊपर से उसे मौत की सजा किसने सुनाई है। क्या ये काम फिर से विफल हो गया है? एडम अपने आप से बुदबुदाया। उसके लहजे में कोई गुस्सा नहीं था, केवल एक ध्यान देने योग्य निराशा झलक रही थी। वो फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म से खड़ा हो गया। उसके सादे सफेद बागे के पीछे बेहद हल्के पैटर्न थे। उसने अपना हाथ उठाया और उसे झटका दिया, जिससे लाइट स्क्रीन धीरे धीरे एक बिंदु में सिमट गई और टाइनटोंग टावर के केंद्रीय प्रकाश चक्र, लाइट व्हील, में गायब हो गई। जब मैंने अपनी नजर हटाई तो लाश के पास घुटने टेक कर बैठा यांत्रिक जीवन रूप अभी भी अपना हाथ फैलाए हुए था, व्याकुल, उस बच्चे की तरह जो जानता था कि अलविदा कैसे कहना है। एडम टावर के हृदय की गहराई में कदम रखा। उसके पैरों के नीचे ठोस पदार्थ नहीं था, बल्कि प्रकाश की एक बहुत पतली परत थी, जो उसके हर कदम के साथ लहरें पैदा करती थी। उसने अपना हाथ उठाया और अपनी कनपटी, टेम्पल्स को रगड़ा। उसके चांदी जैसे बाल आंदोलन के साथ धीरे से सरक गए।
क्या जीवन का निर्माण वास्तव में केवल निर्माता, क्रिएटर का अनन्य क्षेत्र है? उसकी आवाज और भी धीमी थी, जैसे वो केवल टावर से बात कर रहा हो। हम ईथर के बिना अस्तित्व में नहीं रह सकते। यांत्रिक नकल महज एक प्रतिलिपि, कॉपी है, लेकिन आध्यात्मिकता चोरी की गई है। तो मेरे अस्तित्व का क्या मतलब है? उसने अपना दाहिना हाथ उठाया। उसका हाथ पूर्ण, परफेक्ट था, बिल्कुल उसके शरीर की तरह। कोई भी सैनस्वीपर जिसने मानवता के अतीत को देखा है, वो उसके जैसा ही पूर्ण और शक्तिशाली है। उसने महसूस किया कि उसे एक इंसान होना चाहिए, क्योंकि वो सोचने में सक्षम था। हालांकि वो भी एक इंसान की तरह है, क्योंकि उसे निर्माता, क्रिएटर द्वारा बनाया गया था, लेकिन सैनस्वीपिंग बीइंग्स के उच्चतम स्तर द्वारा आकार दिया गया था। उस युद्ध के दौरान सैंड रेडर्स के बीच गुटीय संघर्ष बहुत तीव्र था और यांत्रिक युद्ध विकसित होता रहा। इतना कि बाद में कुछ लोगों ने अपने आप विकसित होने की क्षमता के साथ एक अत्यंत शक्तिशाली कृत्रिम जीवन रूप बनाने की कोशिश शुरू कर दी। वो सैंडरेडिंग मंगोलों के लिए सबसे गौरवशाली युग था, और यही निर्णय मंगोलों के अंत का कारण बना। एडम की आंखें कुछ हद तक खाली थी। उसने कुछ हासिल किया था, लेकिन उसे हमेशा अंदर एक विशाल खालीपन महसूस होता था। जिस मानवता को उसने बनाने की कोशिश की, वो मानवता जो उसकी थी, बार बार विफल रही। क्या मैं भगवान नहीं बन सकता? मैं दुनिया में अकेला हूं, और अब तक मैं अपने निर्माता से आगे नहीं बढ़ पाया हूं। एडम अपने आप से बुदबुदाया। अचानक उसे हेवनली टावर पर आक्रमण करने वाली एक असामान्य शक्ति का एहसास हुआ। लंबे वर्षों में यह स्थान बहुत पहले ही उसका क्षेत्र बन चुका है। जो कुछ भी हुआ, वो उसकी आंखों से बच नहीं सका। वह टाइनटोंग टावर के मुख्य नियंत्रण स्तंभ के सामने रुक गया। उसकी नजर डेटा स्ट्रीम की परतों को चीरती हुई चली गई, जैसे कि वो बाहरी दुनिया में युद्ध देख सके। हेवनली रिंग मिटा दिया गया, बाउंडलेस सीयर नष्ट कर दिया गया, और डेथ सॉन्गस्ट्रेस ने अंतिम क्षण में प्रोग्राम से संबंधित मुस्कान बिखेरी। क्या अन्य सभ्यताओं के वे इंसान आखिरकार यहां पहुंच गए हैं? आग का चोर, पुनर्जन्म लेने वाला, पाताल लोक का बच्चा। एडम ने धीरे से ये लेबल कहे, और उसके होठों के कोने पर एक हल्की, ध्यान देने योग्य वक्रता, कर्व दिखाई दी। चाहे वो मनोरंजन से थी या प्रशंसा से, ये स्पष्ट नहीं था। यदि मशीनें स्वाभाविक रूप से जीवन उत्पन्न नहीं कर सकती, तो वास्तविक जीवन को नियमों की सीमाओं को साबित करने दे। आने दो। उसने गुंबद पर घूमते हुए तारा मानचित्र की ओर देखा। उसके चांदी जैसे बाल प्रकाश के समुद्र में झरने की तरह गिर रहे थे। मैं तुम्हारे आने और मुझसे मिलने का इंतजार कर रहा हूं। टाइनटोंग टावर की गहराई में कुछ संरचनाएं चुपचाप शुरू हो गई। अंदरूनी दुनिया का धुंधलापन और गहरा गया, जैसे कि मंगल का पूरा भीतरी हिस्सा उसकी इच्छा के अनुसार धीरे धीरे अपना पर्दा गिरा रहा हो। जिस क्षण टेंटोंग टावर के द्वार आपके पीछे बंद हुए, ऐसा महसूस हुआ जैसे दुनिया एक दरार के माध्यम से उलट-पुलट हो गई हो। झंग यी अब यहां टावर के अंदर के वातावरण का अनुभव कर रहा है। ताजा हवा उसके गले में भर गई। अब रेत और धूल से ढके शहर का वह सूखा, कड़वा स्वाद नहीं था। इसके बजाय इसमें नमी और गीली सुगंध है, जो पौधों की मीठी सुगंध और मिट्टी की गंध के साथ मिली हुई है। ऊपर देखने पर आपको अपने पैरों से क्षितिज तक फैली एक लंबवत, वर्टिकल दुनिया दिखाई देती है। परत दर परत, घेरे दर घेरे, अनगिनत तैरते हुए भूभागों और उल्टे द्वीपों जैसे शहरों के साथ, जो टावर की दीवारों के अंदर से दिखाई देने वाले आसमान तक फैले हुए हैं। रोशनी किस परत से नीचे चमकती है, कुछ ठंडी सफेद, कुछ गर्म सुनहरी, कुछ समुद्र की तरह लहराती हरी चमक। अराजक लेकिन सामंजस्यपूर्ण, जैसे कि प्रत्येक परत एक ही युग का एक टुकड़ा है, जो इस केंद्रीय अक्ष, सेंट्रल एक्सिस से जुड़ी हुई है। अर्धपारदर्शी स्थानिक बाधाएं, स्पेशल बैरियर्स, परतों के बीच धीरे धीरे बहती है।
सांस लेने की तरह ऊपर और नीचे होती है। अनगिनत परतों को एक दूसरे से अलग करती है, फिर भी उन्हें कुछ छोटे नोट से जोड़ती है। अजीबोगरीब और काल्पनिक दृश्य ने उसे लगभग इस बात पर संदेह करने के लिए मजबूर कर दिया कि उसकी अपनी आंखें चीजें देख रही हैं, क्योंकि जो कुछ भी उसने देखा वो अंतरिक्ष में आगे पीछे घूमता हुआ लग रहा था। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने कई आयामी पोर्टलों, डायमेंशनल पोर्टल्स से बनी दुनिया में प्रवेश किया हो, जिसमें प्रत्येक पोर्टल एक अलग दुनिया की ओर जाता हो। हालांकि करीब से निरीक्षण करने पर पता चला कि ऐसा नहीं था। लेआउट को समायोजित करने के लिए यहां स्थानिक क्षमताएं हो सकती हैं, लेकिन मुख्य कारण यह है कि टावर ऑफ बैबल में बहुत सारी मंजिलें हैं और प्रत्येक क्षेत्र में दृश्य पूरी तरह से अलग है, जो लोगों को पदानुक्रम, हायरार्की का यह स्पष्ट एहसास देता है। ये एक प्रयोगात्मक प्रयोगशाला, एक्सपेरिमेंटल लैबोरेटरी के रहने के वातावरण जैसा क्यों लगता है? झंग ये कुछ हद तक आश्चर्यचकित था। उसकी आंखें चौंधिया गई थी, बिल्कुल वैसा ही जैसे देवता दुनिया का निर्माण कर रहे हों। दोस्तों, ये था आज का चैप्टर। आपको एपिसोड कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप मांगा स्टोरीज एंजॉय करते हैं तो वीडियो को लाइक करें और बस द ब्रेव मांगा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।